कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम यहाँ पर मुगल साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अभी तक हमने बाबर और हुमायूं के बारे में जाना, और यहाँ पर हुमायूं के बीच में जो संघर्ष शेरशाह सूरी के साथ हुआ तो इसमें हम शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम फिर अकबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से शेरशाह सूरी से बनते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में हुआ था और इसके बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा भी गया है कॉम्पिटिशन में कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फरीद। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था। जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये मूल से अफगानी थे। ठीक है, तो यानी जो शेरशाह सूरी थे क्या थे? मूल के अफगानी मूल के थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने शेरशाह सूरी को किसकी उपाधि दी थी? शेर खां की उपाधि दी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यह उपाधि शेरशाह सूरी द्वारा शेर को मार गिराने की कारण दी गई थी। यानी सूबेदार बहार खां लोहानी जब जंगल में शेर के शिकार के लिए गए तो उन पर शेर हमले से टूट पड़ा, तो उन्होंने शेरशाह सूरी जो उनके साथ था, तो उन्होंने उनके बचाव में शेर को एक ही बार में तलवार से काट दिया। तो इसलिए इससे प्रभावित होकर उन्होंने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और हम बात करते हैं कि साथ ही बहार खां लोहानी ने शेरशाह सूरी को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक भी नियुक्त किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि जलाल खां का संरक्षक कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी था। ठीक है, और बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात शेर खां ने बहार खां की विधवा दुदू बेगम से विवाह कर लिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि लोहानी की मृत्यु के पश्चात शेर खां यानी शेरशाह सूरी ने बहार खां की विधवा दुदी बेगम से विवाह कर लिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर हजरत अली की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि हजरत अली की उपाधि कब और किसने धारण की थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर शेरशाह सूरी ने हजरत अली की उपाधि धारण की थी। किसको हराकर? नुसरत शाह को हराकर। कहाँ के शासक थे? बंगाल के शासक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि 1530 में चुनार के किले पर कब्जा किया। यानी आपसे पूछा जाए शेरशाह सूरी ने चुनार के किले पर कब कब्जा किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1530 को। और ताज खां की विधवा लड मलिका से विवाह किया और साथ ही किले से काफ़ी दौलत भी प्राप्त की। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि शेरशाह सूरी ने चुनार के किले पर कब्जा किया था। कब किया था? 1530 में किया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1529 में मुगल साम्राज्य के शासक हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया। तो ठीक है, तो ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा कि 1529 में मुगल साम्राज्य के शासक हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को पराजित होना पड़ा, जिससे हुमायूं को काफ़ी आघात पहुंचा। और वहीं दूसरी तरफ शेर खां ने अल सुल्तान आदिल या शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए और खुतबा यानी प्रशंसा का भाषण भी पढ़वाया। तो ठीक है, याद रखना है यहाँ पर एक और उपाधि शेरशाह सूरी संबंधित है कि जब
शेर खान ने अल सुल्तान आदिल शाह यानी शेर शाह की उपाधि धारण की थी किसकी, और अपने सिक्के भी जारी करवाए थे। कब? जब उसने मुगल साम्राज्य के शासक हुमायूं को पराजित किया था चौसा के युद्ध में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, आपसे पूछा जाए कि चौसा के युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कब हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1539 को हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1540 में बिलग्राम यानी बिलग्राम कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ, और जिसमें हुमायूं की हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली पर फिर से अफगानों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, तो याद रखना है कि बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया, तो बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया, किनके, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शेरशाह ने दूसरे अफगान साम्राज्य या कहा जाए कि सूरवंश की स्थापना की। यानी 1540 में दिल्ली सल्तनत पर पुनः अधिकार करने के बाद, अपने कब्जे में लेने के बाद फिर पुनः यानी सूरवंश की स्थापना की, एक नए सिरे से मान लीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कब? बिलग्राम से। यदि आपसे पूछा जाए कि 1540 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बिलग्राम का युद्ध। किन के बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि शेरशाह सूरी ने 1542 में मालवा पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए कि मालवा, यानी हम आप पढ़ के बता देते हैं कि मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया, और 1543 में रायसीन पर आक्रमण किया और विश्वासघात द्वारा वहां के राजपूत शासक को वध कर दिया। और इस आक्रमण से राजपूत स्त्रियों को अपना जौहर दिखाने पर मजबूर कर दिया, और यह घटना शेरशाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक की तरह याद की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनके हम देख लेते हैं कि शेरशाह सूरी ने 1542 में मालवा पर आक्रमण किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि 1542 में मालवा पर किसने आक्रमण किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1543 में रायसीन पर आक्रमण किसने किया था, तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी ने। कब किया था? 1543 में। तो यहाँ पर एक पॉइंट और है कि आक्रमण करने से यानी राजपूत शासक को वध कर दिया, किसमें, रायसीन पर आक्रमण कर विश्वासघात द्वारा राजपूत शासक का वध कर दिया, और इस आक्रमण ने राजपूत स्त्रियों को अपना जौहर दिखाने पर मजबूर कर दिया, और यह घटना शेरशाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक की तरह याद की जाती है। ठीक है, तो यानी शेरशाह सूरी के जीवन पर एक कलंक जो पड़ा, तो वो इसी घटना के नाम से पड़ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि इसके बाद शेरशाह सूरी ने 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया। तो आपको ये याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ पर किसने आक्रमण किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी ने किया था। कब किया था? 1544 में किया था। उस समय वहाँ का राजा मालदेव था। यानी आपसे पूछा जाए कि 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण शेरशाह सूरी ने किया था, उस समय वहाँ का राजा कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राजा मालदेव था। और इस युद्ध में राजपूत गैता और कुप्पा ने शेरशाह सूरी की अफगानी सेना के पसीने छुड़ा दिए, और इस घटना से शेरशाह सूरी को काफ़ी प्रभावित किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इस युद्ध के कुछ समय बाद शेरशाह सूरी के काल पर आक्रमण किया गया, जो उस समय राजा किरात सिंह के अधिकार में था। ठीक है, और इसी समय उक्का नाम की तोप चला रहा था, और तभी एक गोला पास आकर गिरा और बारूद के ढेर पर जा गिरा, जिससे कि विस्फोट के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। यानी उस समय कालिंजर पर आक्रमण किया था शेरशाह सूरी ने। तो क्या होता है, उस समय राजा किरात सिंह के अधिकार में था कालिंजर। ठीक है, इसी समय उक्का नाम की एक तोप चला रहा था। यानी शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण कालिंजर पर किया, तो उस समय कालिंजर का राजा कौन था, राजा किरात सिंह का अधिकार था कालिंजर पर। तो उस समय क्या हुआ कि उक्का नाम की एक तोप चला रहा था। कौन चला रहा था, शेरशाह सूरी। तभी एक गोला आकर उसके पास गिरा। किसके गिरा, शेरशाह सूरी के बारूद के ढेर का, यानी गलती से वहीं पास में गिर गया, और न संभल पाने के कारण वहाँ पर विस्फोट हो गया, और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। यानी पूरी तरीके से शरीर झुलस गया,
खत्म हो गया और शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये कहानी कुछ संबंधित थी शेरशाह सूरी के जीवन की कि कैसे मृत्यु हुई। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का जो कहाँ पर दफनाया गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सासाराम बिहार में दफनाया गया था, जहाँ शेरशाह का मकबरा बनवाया गया। और यह मकबरा मध्यकालीन कला के एक उत्कृष्ट नमूना है। तो आपसे कई यदि डीपली पूछ लिया जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा किस कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नमूना है, तो मध्यकालीन कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, तो याद रखना है कि यह मकबरा मध्यकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे यही अंतिम पॉइंट बनता है कि सासाराम बिहार में किसकी समाधि है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात 1555 तक दिल्ली पर सूर्यवंश के शासकों का अधिकार रहा। हुमायूं ने 15 मई मच्छीवाड़ा और 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया। तो आपसे फिर पूछा जाए क्वेश्चन कि 15 मई को मच्छीवाड़ा और 22 जून को 1555 को सरहिंद के युद्ध में किसको पराजित किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया था। और एक बार फिर दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर लिया, यानी मुगल साम्राज्य का पुनः फिर अधिकार हो गया और मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाए। तो हुमायूं ने ही फिर मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाए दिल्ली पर शासन करने के बाद। और परंतु हुमायूं ज़्यादा वक्त तक राज ना कर सका और उसके बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य को संभाला और एक महान साम्राज्य की नींव रखी। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य के जो एक विस्तारित साम्राज्य था, तो उसमें सही यानी महान सम्राट हुआ तो वो हुआ अकबर। तो अकबर के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी के बारे में, तो देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी ने कुशल शासक प्रबंधक के लिए विख्यात है। यानी आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में कौन सा शासक है जो कुशल शासक प्रबंधक के लिए विख्यात है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी होगा। उसने भूराजस्व सुधार के लिए अच्छी व्यवस्था का निर्माण किया। यानी आपसे ये भी पूछा जाए, जो हाईलाइटेड यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, यानी अक्सर पूछे भी जाते हैं यही पॉइंट कि भू राजस्व सुधार के लिए किस अच्छी व्यवस्था का निर्माण किस शासक ने किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी ने। और कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए शेरशाह के भू राजस्व सुधार में टोडरमल ने विशेष योगदान दिया था। यानी शेरशाह सूरी के भू राजस्व सुधार में आपसे पूछा जाए किसका सहयोग रहा, यानी किसने विशेष रूप से योगदान दिया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, टोडरमल ने योगदान दिया था शेरशाह सूरी ने। अगला पॉइंट, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी ने भूमि को दोबारा नपवाया और राजस्व के प्रबंध में जमींदारों और बिचौलियों की जगह नहीं दी। यानी भूमि को दोबारा नपवाया गया और सीधा इनका मुख्य जो मालिक था उन किसानों से हुआ, ना कि जमींदारों बिचौलियों की जगह नहीं दी गई, इनको हटा दिया गया। साथ ही किसानों को मालिकाना हक देने के लिए पट्टा बांटा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये सब किस काल में हो रहा है, शेरशाह सूरी के शासन काल में हो रहा है। यानी उस समय भूमि सुधार की बात कही गई थी और भूमि सुधार भी हो रहा था किस काल में, शेरशाह सूरी के शासन काल में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और पट्टा बांटा जाता था, पट्टे की बात की जाए तो किस समय की बात है, शेरशाह सूरी के शासनकाल की बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट की जिसे इकरारनामा या फिर कबूलियत कहा जाता था। जो पट्टा होता था उसे क्या कहा जाता था, इकरारनामा या फिर कबूलियत कहा जाता था। और यह भू राजस्व सुधार इतने उत्कृष्ट थे कि अगले मुगल सम्राट ने भी उनका उपयोग अपने शासन में किया था। यानी जो शेरशाह सूरी द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे वो इतने उत्कृष्ट थे कि आने वाले शासकों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। यानी जो भूमि सुधार की जो भी संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सभी अगले शासक आने वालों ने उनका उपयोग किया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आपसे पूछा जाए कि भू राजस्व सुधार किसके शासनकाल में या किस राजा ने करवाया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी ने करवाया था।
कुशल प्रबंध शासन किसने करवाया, शेरशाह सूरी के संबंधित था। भूमि को दोबारा नपवाया गया तो शेरशाह सूरी की। जमींदारों बिचौलियों को खत्म किया गया तो शेरशाह सूरी के समय। किसानों को मालकाना हक दिया गया शेरशाह सूरी के समय, वहाँ पट्टा बांधा जाता था और इसे क्या कहा जाता था, इकरारनामा या फिर कबूलियत कहा जाता था। भू राजस्व इतने उत्कृष्ट थे कि अगले मुगल सम्राट अकबर ने भी इनका ही अपने शासन में उपयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, डीपली रूप से पूछे जा सकते हैं और ये जितने भी हम महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंटों का डिस्कशन कर रहे हैं वो सभी एनसीईआरटी बेस आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इन्हें महत्वपूर्ण ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए जिन्हें रुपया कहा गया और साथ ही शेरशाह सूरी ने हिंदुओं पर एक कर वसूलना भी शुरू किया जिसे जजिया कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट बनते हैं कि आपसे पूछा जाए कि कौन शासक था जिसने शुद्ध चांदी के सिक्के जारी करवाए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी ने। या फिर ऐसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के जारी करवाए थे, तो शुद्ध चांदी के सिक्के जारी करवाए थे और जिन्हें कहा क्या गया था, रुपया कहा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और शेरशाह सूरी ने हिंदुओं पर कौन सा कर वसूलना शुरू किया था, तो उसका नाम क्या है, जजिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 3 पॉइंट का मतलब है कि हम जजिया के बारे में आपको नीचे बता देंगे कि जजिया का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी ने सैनिकों के लिए कई छावनी और सराहों का निर्माण करवाया, साथ ही यातायात हेतु सड़कों का निर्माण करवाया। यानी शेरशाह सूरी एक बहुत ही उत्कृष्ट और मेधावी राजा रहा है जिसने अपने शासनकाल में बहुत अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जो आज भी उन्हीं पर आधारित थे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने सड़कों का निर्माण करवाया था और करवाए जिनमें 4 सड़कें प्रसिद्ध हैं, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड कहते हैं। ठीक है, तो जीटी रोड कहते हैं जो कि कलकत्ता से पेशावर तक थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कलकत्ता से पेशावर तक, जबकि ऑप्शन में दिया होता है पेशावर से कलकत्ता तक। नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा, कलकत्ता से पेशावर तक होगा। ठीक है, ना कि पेशावर से कलकत्ता तक। ये कई बार कन्फ्यूजन किया जाता है, लेकिन यदि आप इन्हें अच्छी तरीके से याद करेंगे तो इस समय पेशावर कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और तो कलकत्ता से पेशावर तक कौन सी ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी और उसका पुनर्निर्माण करवाया तत्कालीन समय में। इस सड़क के आजम कहा जाता है, यानी आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सड़क को क्या कहा जाता है, तो इस सड़क को सड़क ए आजम कहा जाता है। कभी वर्तमान में पुनः निर्माण करवाया और तत्कालीन समय में इसे सड़क ए आजम कहा जाता है। साथ ही दूसरी सड़क आगरा से चित्तौड़ तक, तीसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक और चौथी सड़क मुल्तान से लाहौर तक बनवाई। यानी महत्वपूर्ण काम किए थे शेरशाह सूरी ने। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि आगरा से चित्तौड़ तक किस जो रोड है उसका निर्माण किसने करवाया था। आगरा से बुरहानपुर तक और मुल्तान से लाहौर तक सभी सड़कों का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने अपने राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए रोहतासगढ़ नामक एक किला भी बनवाया था। यानी आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी ने अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किला का निर्माण करवाया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रोहतासगढ़। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे यहाँ पर शेरशाह सूरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें डीपली रूप से अध्ययन कीजिएगा। यहाँ पर ऊपर कई शब्द आए थे, उन शब्दों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि शेरशाह सूरी का मतलब होता है शेर खां के नाम से भी शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी को किस नाम से भी जाना जाता है, शेर खां के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ कि सिकंदर शाह सूरी यानी शेरशाह सूरी का वंशज था। ठीक है, यानी सिकंदर शाह सूरी शेर खां यानी शेरशाह सूरी का वंशज था। तीसरा पॉइंट है जजिया के बारे में बात कर रहे थे। इस्लामी कानून के तहत गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर जजिया कहलाता है। ठीक है, तो ये किस पर लगाया गया था, हिंदुओं पर लगाया। किसने लगवाया था, शेरशाह सूरी ने लगवाया था। तो इसे जजिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस्लामिक कानून के तहत गैर मुस्लिम लोगों पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, जजिया कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं चौथी पॉइंट के बारे में कि ग्रैंड ट्रंक रोड, इस रोड का अस्तित्व मौर्य समाज में भी था और उस समय रोड
को उत्तर पथ भी कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे पूछा भी जाए कि किस रोड को उत्तर पथ भी कहा जाता था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड को कहा जाता था। और एक अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है कि सड़क ए आजम का अर्थ हो, यानी इस शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है प्रधान सड़क। प्रधान सड़क का मतलब होता है कि मुख्य सड़क जो कई क्षेत्रों को जोड़ती हो, तो उसे हम सड़क ए आजम के नाम से जानते हैं, जबकि जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रधानी सड़क। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों का हमने डिस्कशन किया जो शेरशाह सूरी से संबंधित थे। और एक नई वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।